हेलो एंड वेलकम टू एम के स्टडी। तो क्या फ़ायदा होगा सीईटी का? जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, सीईटी मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको एक तरीके से प्री टेस्ट भी बोल सकते हैं एसएससी, रेलवे या फिर आईबीपीएस का। तो क्या फ़ायदा होने वाला है सीईटी का, और एनआरए क्या है, और गवर्नमेंट वैकेंसी एंड जॉब, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एनआरए और सीईटी क्या है। तो एनआरए की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एनआरए ही इसको कंडक्ट कराने वाली है सीईटी को, और सीईटी एक प्री टेस्ट होगा। जैसे मान लिया हम एसएससी का या फिर बैंक का कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो उसका एक प्री टेस्ट होता है और एक मेन टेस्ट होता है। तो जो उसका प्री एग्जाम होगा वो सीईटी के बेस पर ही शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे। अब मान लिया कि किसी ने एसएससी का एग्जाम दिया। अब वो एसएससी का पहले तो प्री देगा, फिर टीयर 2 देगा, फिर टीयर 3 देगा। जैसे सीजीएल में टीयर 3 होते हैं, 3 टीयर होते हैं। तो आईबीपीएस भी जैसे पीओ का या फिर एसएससी क्लर्क या फिर आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो जो प्री क्वालिफाइड कर लेता, मतलब कि सीईटी क्वालिफाइड कर लेता है, वो डायरेक्ट मेंस में एग्जिट एंट्री कर सकता है। अब जो आईबीपीएस है, रेलवे है और एसएससी है, वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अपने अलग अलग सिलेबस डिसाइड करते हैं, और एस्पिरेंट भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। परंतु जो अब एनआरए की बात है, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो सीईटी कंडक्ट कराएगी और उसी एग्ज़ाम के बेस पर एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस अपने फेज़ 2 या फिर टीयर 2 के लिए कट ऑफ डिसाइड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे, और उसी के बेस पर मेंस या फिर टीयर 2 का एग्जाम होंगे, और उसके बाद डायरेक्ट उनकी रिक्रूटमेंट कर ली जाएगी और उनकी भर्ती हो जाएगी। तो जो सीईटी है वो किस तरह वैकेंसी से लिंक है, इस वीडियो में शायद आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही मान लिया आपने सीईटी क्वालिफाइड करा तो आप इसमें कोई वैसे क्वालिफाई मार्क्स है नहीं। मान लिया आपने 100 में से 80 मार्क्स ऑब्टेन किए, और जो एसएससी है उसने 75 पर अपनी कट ऑफ जारी की, तो जो 75 से प्लस मार्क्स वाले होंगे वो ही एसएससी का एग्जाम दे पाएंगे, वो ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट है कि इसमें पहले ही शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अब इसकी वैलिडिटी है जो है वो 3 साल की है। तो इससे 3 एग्जाम लिंक है अभी, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और आईबीपीएस के एग्जाम, और इसकी वैलिडिटी जो है वो इस समय 3 साल की है। अब एक बात और है, मान लो कि कोई स्टूडेंट है और उसने फर्स्ट टाइम सीईटी दिया, और सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि इस समय एनआरए कराएगा। अब सपोज करो कि 100 नंबर का एग्जाम है और उसने इस 80 मार्क्स में 80 मार्क्स लाया वो उस एग्जाम में, और सीईटी क्वालिफाई करने के बाद अगर नेक्स्ट सीईटी आने तक, मतलब कि 6 महीने बाद ये फिर से होंगे, अगर 6 महीने के बाद भी अगर कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो 90% चांस है कि यही स्टूडेंट उस सीईटी को, आने वाले सीईटी को फिर से देगा। वो यही सोच करके देगा, क्या पता इस बार 90% मार्क्स आ जाए, या फिर 99% मार्क्स आ जाए, या फिर 95% मार्क्स आ जाए। तो इस बेस को मान करके चलना चाहिए कि कोई भी एस्पिरेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, वो हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। जितनी बार भी सीईटी अप्लाई होगा वो हर बार उस सीईटी एग्ज़ाम को देने वाला है। अब मान लीजिए कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो सीईटी को हर बार देने की कोशिश करेंगे, और सीईटी के एप्लीकेशन फ़ी अगर हुई तो उसको हर 6 महीने बाद उसकी फ़ीस भी देनी पड़ेगी। और वैकेंसी अगर यही हाल रहा जैसा अभी है, एनटीपीसी या फिर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी 1.5 साल से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लेकर रख रखे हैं, लेकिन अभी तक ना तो उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कोई विचार है, ना ही उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ इन्होंने पब्लिश की है। तो सीईटी भी पूरी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर उसी तरह से रहा। तो मान लिया 6 महीने बाद किसी ने 80% मार्क्स करें, फिर अगली बार उसके 85 मार्क्स आ गए, फिर उसने थर्ड टाइम भी सीईटी दिया और उसके 90 मार्क्स आ गए, पर क्या फ़ायदा उसका 95 या 85 का या फिर 100 मार्क्स का भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो अगर वैकेंसी सही समय पर आती है तो इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा लगने वाला है स्टूडेंट को, और वैकेंसी के लिए शॉर्ट लिस्टेड जो लोग हो जाएंगे वो सीईटी में ही, सीईटी के बेस पर ही शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो इसके कुछ रीज़न दिए हैं मैंने, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से रिलेटेड। तो ये वैकेंसी कम्स एवरी ईयर, तो अगर हर साल वैकेंसी आती है उसको ध्यान में भी रख करके सीईटी की प्रिपरेशन बच्चा बहुत हिसाब से करेगा। लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं आएगी, अगर मान लिया 1 साल के सीईटी 2 कंडक्ट करा लिए गए और उस 1 साल में एक भी वैकेंसी नहीं है, आने वाले अगले साल में भी एक वैकेंसी नहीं आई, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और बच्चे भी इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। तो और जो उसका मान लिया
ये CBT है, वो कंप्यूटर बेस्ड कराएं या फिर ऑफलाइन कराएं, तो उसका जो पोर्टल होना चाहिए एकदम बढ़िया स्मूथली चलना चाहिए। मान लीजिए जैसे ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं उस समय सर्वर बिजी नहीं होने चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होने चाहिए। और जो स्कैम है CET एग्ज़ाम में, अगर स्कैम देखने को मिला तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पहली बार भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए और अगर उसमें ही स्कैम हो गया तो जो होगा शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे होंगे वो एकदम प्योर नहीं कहेंगे हम उसमें, और एक तरीके से प्री प्लानिंग जो स्टूडेंट होंगे या फिर जो फिक्सिंग होते हैं वो ही आगे मेंस में ऑब्टेन करेंगे और उसमें ही फिर से प्लानिंग चलेगी। तो हर एक साल में कम से कम भी ना तो एक वैकेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए, चाहे वो SSC की हो या रेलवे की हो या फिर IBPS की हो। अब फाइनली अगर हम कहें तो अगर गवर्नमेंट वैकेंसी CET के बाद डिक्लेयर करती है तो बहुत अच्छी बात होगी और ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल होगी। और अगर NTPC जैसा हाल रहा तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए CET का भी, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। चाहे तुम 1 प्री क्वालिफाइड कर लो या 10 प्री क्वालिफाइड कर लो, अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो प्री क्वालिफाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप 3 साल की वैलिडिटी भी क्रॉस कर जाओगे तो भी कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो 3 साल की वैलिडिटी है CET की, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो CET का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।